बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरे पापा आर्मी में हैं। उन दिनों बारिश का मौसम था और रक्षाबंधन भी करीब था, तो पापा छुट्टी लेके घर पर आए हुए थे। यूँ तो पापा की कोई सगी बहन नहीं है, पर पापा के स्कूल की एक लड़की ने एक बार उन्हें भाई बोला था, तो पापा उन्हीं को बहन मानते थे और हर रक्षाबंधन पर उन्हीं से राखी बंधवाते थे। वो हमारे घर पर आती जाती रहती थी। माँ को वो सगी भाभी मानती थी और मुझे खुद के भी बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनका भी कोई भाई नहीं था। तो हर बार की तरह इस बार भी वो हमारे घर पर ही राखी बांधने आई थी। खैर, राखी का दिन आ गया। सुबह से ही बुआ पूजा कर रही थी पापा के लिए, क्योंकि पापा आर्मी में हैं, इसलिए उनके लिए बहुत पूजा की जाती है। खैर, जब मुहूर्त आया तो बुआ राखी लेकर पापा का इंतज़ार करने लगी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बुआ पापा पे गुस्सा हो रही थी और पापा उन्हें चिढ़ाने के लिए और भी लेट कर रहे थे। कुछ देर और परेशान करने के बाद पापा बुआ के पास आकर बैठ गए और राखी बंधवा ली। जैसे ही बुआ ने मिठाई पापा को खिलाई, पापा ने पहले बुआ से बोला कि तू खा ले, सुबह से भूखी है तो मेरा सर खाई जा रही है। खैर, इसी प्यारी सी नोक-झोंक में माँ ने सबका खाना लगा दिया और सब साथ में खाने के लिए बैठ गए। क्योंकि पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो टेबल पर बैठते ही 2 गिलास पानी पी लिया। ऐसे पानी पीते देख बुआ ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसे खाने से पहले पानी मत पीजिए, वरना खाना आप सही से खा नहीं पाएंगे। माँ ने बोला, अरे श्री माँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्ही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था? तुम्हारे भाई साहब भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहे थे। बुआ, ऐसा क्या भाई, बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं डांटती आपको। पापा, अच्छा चलो, अब जब तक बहन भाई को डांटे ना तब तक भाई का खाना हजम नहीं होता। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहला कोट तोड़कर पापा को खिलाया, फिर खुद खाना स्टार्ट किया। खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बजी। पापा पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने उठा लिया। उनकी बातों से पता चल रहा था कि हेड ऑफिस से फ़ोन है और बॉर्डर पर तनाव की वजह से उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें कल तक वापस रिपोर्ट करना है बेस कैंप पर। पूरे घर में तनाव था। अभी 10 मिनट पहले जहां भाई बहन की नोक-झोंक हो रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पापा जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और निकल गए। पापा की एक आदत थी, पापा जब भी घर से जाते थे तो माँ से हमेशा बोलते थे कि यूँ गया और यूँ आया। माँ भी हमेशा बोलती थी, इंतज़ार रहेगा। आज भी पापा ने यही कहा और चले गए। खैर, पापा के जाने के बाद घर में शांति हो गई थी। मैं भी थोड़ा थका हुआ था, तो घर जाकर अपने कमरे में सो गया। शाम को उठा, घर का काम करने के बाद बुआ को छोड़ने उनके घर चला गया। अगले दिन सुबह ही पापा का फ़ोन आया कि वे बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम भी अब चैन से थे, पर मन में कहीं न कहीं डर था कि कुछ बुरा होने का। पापा को गए महीने 2 महीने हो गए थे। 25 दिन बाद दीपावली थी और पापा ने पहले ही छुट्टी ले रखी थी घर आने के लिए। इस बार बहुत सालों बाद पापा दीपावली पे घर पे रहते, तो हमने बहुत तैयारी शुरू कर दी थी। बाजार से नए नए झालर लाकर पूरा घर एकदम अच्छे से सजा दिया। अब बस पापा के आने का इंतज़ार था। अभी भी 20 दिन बाकी थे। शाम में टीवी के आगे बैठकर न्यूज़ देख रहा था कि तभी पता चला कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही है और 4 जवान मारे गए हैं। माँ ने घबरा के पापा को फ़ोन लगाया। 3 बार में फ़ोन लगा पर पापा ने उठाया नहीं। उधर से बुआ का भी फ़ोन आने लगा, वो भी घबराई हुई थी। माँ ने उनसे झूठ बोल दिया कि सब सही है, घबराने की बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। बुआ से बात करने के बाद माँ ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार पापा ने फ़ोन उठा लिया। उधर से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना पता चल गया था कि पापा सही हैं। खैर, रात हुई और सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गए, क्योंकि बॉर्डर पर भी गोलियां चलनी बंद हो गई थी। तो पापा ने फ़ोन कर बता दिया था कि सब सही है और टेंशन ना ले,
सो जाएं सारे लोग। वो जहाँ हैं वहाँ तक गोलियाँ पहुँच नहीं सकती, इसलिए वो सेफ हैं। सुबह हुआ और मैंने न्यूज़ देखने के लिए टीवी खोला तो पता चला कि रात में दुश्मन के सैनिक बॉर्डर क्रॉस करके हमारे इलाके में घुस आए थे और कुछ सैनिकों को मारकर चले गए। जैसे ही ये बात माँ को बताता कि फ़ोन आ गया और माँ ने फ़ोन उठा लिया। उधर से जो सुना उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। पापा को पीठ में गोली लगी है और हालत बहुत नाजुक है। हमें फ़ौरन राजस्थान आना होगा। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। फ़ौरन माँ को लेकर स्टेशन पहुँचा। वहाँ बुआ पहले से ही थी, उन्हें भी ये बात बताई थी। हमने तुरंत ट्रेन पकड़ी और बैठ गए। पूरे रास्ते बुआ और माँ रोती रही, पर मैं शांत था। मुझे भगवान पर भरोसा था कि भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। खैर, देर रात हम सब राजस्थान पहुँचे। वहाँ पहले से ही पापा के दोस्त थे जो हमें लेने के लिए वहाँ खड़े थे। हॉस्पिटल पहुँचने पे देखा पापा बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत सारी पाइप उनके शरीर को लगी हुई है। कुछ खून की बोतल भी पास में लगी हुई है। उसके बाद मुझे होश नहीं है। मुझे फिर इतना याद है कि मैं पापा के बगल वाली बेड पर सोया हुआ था। सुबह हुई, मैं उठा तो देखा पापा अभी भी वैसे ही लेटे हुए हैं। आज डॉक्टर कोई ऑपरेशन करने की बात कर रहे थे। दोपहर में ऑपरेशन था तो मैं उठकर दवाई लाने चला गया। मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। जिस इंसान ने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, वो आज मेरे सामने एक बेड पर लेटा हुआ है। ना किसी से कुछ बोल रहा है, ना कुछ सुन रहा है, बस चुपचाप लेटा हुआ है। दोपहर हुई, पापा का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि ऑपरेशन ज़रूरी था, इसलिए करना पड़ा। पर यह कोई ठीक नहीं कि पापा सही सलामत रहेंगे। 2 दिनों बाद पापा को होश आया। सब कुछ सही था, पर हमें बाद में पता चला कि पापा को पीठ में गोली लगने की वजह से पापा चलने की क्षमता खो चुके हैं, जिसके कारण पापा को आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ टूट सा गया है। ना वो सही से कुछ बोल पा रहे थे, ना खुलकर हंस पा रहे थे। बाहर से तो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि उनके अंदर कुछ टूट गया है। जो इंसान आज तक कभी किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया, आज वो दूसरों के बदौलत अपना ज़रूरी काम करेगा। खैर, 1 हफ्ते के बाद पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और दीपावली से कुछ दिन पहले पापा घर आ गए। घर आने के बाद पापा कुछ आराम महसूस कर रहे थे, पर आजकल पापा और अधिक पीने लगे थे। आर्मी में रहने के वजह से थोड़ा तो पापा पीते थे, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही पी रहे थे। पीने के बाद भी पापा शांत ही रहते थे, पर फिर भी मुझे उनकी चिंता हो रही थी। दीपावली का टाइम था और आज पापा छत पर ही बैठे हुए थे। वहीं पर आज पापा बैठकर पी रहे थे और मैं भी पापा के पास ही बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा था। पापा थोड़े नशे में थे तो आज वो अपनी पोस्टिंग की बातें बता रहे थे और मैं भी बिना बोले उन्हें सुन रहा था। पापा बता रहे थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। हम लोग साथ साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ चक्कर लगाने जाते थे। उस दिन भी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अहमद मेरे सामने ही बैठा हुआ था। तभी अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई। हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला और अहमद को एक गोली लग गई। खैर, जैसे तैसे हमने अहमद को एक किनारे किया और जवाब में हमने भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। घायल होने के बावजूद अहमद हमारा साथ दे रहा था। करीब 3 घंटे फायरिंग के बाद हम सब ने उन्हें मार गिराया। हमारे 3 जवान मारे गए और 7 से ज़्यादा घायल थे। उनमें से मैं भी था। ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो पता चला कि अहमद मारा गया और मेरे घर पर भी खबर कर दी गई है। ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वह बस कुछ राजनेताओं की वजह से है, क्योंकि सरहद पर बस एक फौजी रहता है। ना ही वहाँ पर हिंदू के लिए कोई जगह है, ना ही मुस्लिम के लिए। बेटा, अगर उस वक्त अहमद मेरे सामने ना बैठा होता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता, अपने परिवार के सामने ना होता। मेरी ये जो जान है वो अहमद की दी हुई है। तुम्हें उसका कर्ज उतारना होगा।
तुम्हें उसके परिवार का भी खर्च चलाना होगा। लाइफ बहुत छोटी है, कुछ ऐसा करना जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। अपने साथ जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं तुम उनका भी कुछ भला कर सको। बस मेरी यही ख्वाहिश है, अगर तुम पूरी कर सकते हो तो कर देना। संभाल लेना सबको। अब इस घर के बड़े हो तुम। अब जो भी है वह तुम्ही से है बेटा, तुम्ही से है। यह कहकर पापा की आंखों में आंसू आ गए और वह उसी तरह छत पर ही बैठे बैठे सो गए। पर मैं पूरी रात जागता रहा और मन ही मन मैंने यह सोच लिया कि मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा और देश के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करूंगा। बस यही सोचकर मैंने एनडीए का फॉर्म भर दिया और जी जान लगा कर तैयारी की। कल मेरी पहली पोस्टिंग है। माँ पापा के साथ साथ बुआ के घर वालों को भी मुझ पर गर्व है। आज रात में पापा के पास वापस जाकर बैठा था। पापा ने आज कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है तो उसका ईमानदारी के साथ पालन करना और मुझे तुम पर गर्व है। आज मैं रोया पापा की गोद में सर रख कर। कौन कहता है कि बाप और बेटा एक दूसरे के क्लोज नहीं हो सकते। कल जा रहा हूँ मैं घर से दूर, इन सब से दूर। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब घर का एक सदस्य अगर बॉर्डर पर लड़ रहा हो तो केवल वही नहीं लड़ता, उसके साथ साथ उसका परिवार का हर एक सदस्य लड़ाई करता है, खुद से, समाज से, और सबसे बड़ी लड़ाई वो भगवान से लड़ता है, रोज़ दुआएं मांग कर।